अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी धूल का चौथा हिस्सा। शबाना बहुत शौक और चंचल लड़की थी। उसका मेरे घर आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। मैं खुद हैरान था कि ये कैसी अजीब लड़की है। मेरी जरा सी तवज्जो और हमदर्दी और मदद ने इसके दिल में मेरे लिए काफी जगह बना दी थी। वो मुझे अच्छी लगी थी, मगर मैं उसके बारे में किसी किस्म के हसीन ख्यालात को दिल में जगह नहीं देना चाहता था, और मैं जानता भी नहीं था कि वो किस किस्म के लोग हैं। काश अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं उससे मिलना जुलना या उसका अपने घर आना जाना ख़त्म करवा देता, या मुझे इस बात का इल्म हो जाता तो मैं ये फ्लैट ही छोड़ देता। वो अक्सर शाम को मेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर ले आती। बातों ही बातों में मेरी पसंद की चीज़ें पूछ लेती कि आप क्या पसंद करते हैं खाने में। मुझे खीर बहुत पसंद थी। चिकनाई वाले खाने मुझे हरगिज़ पसंद नहीं थे, इसलिए वो अक्सर औकात मेरी पसंद के मुताबिक खाने पीने की चीज़ें बनाकर लाने लगी, और कई बार तो मुझे अपने घर अम्मी के पास भी ले जाती। उसकी अम्मी बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी और मुझे हमेशा अपना बेटा कहकर बुलाती थी। वो कहती कि मेरे 2 बेटे हैं, एक कुवैत में और दूसरा तुम हो। मैं उनकी बेलौस मोहब्बत से बहुत खुश था, मगर दिल में घबराता था कि ऐसा ना हो कि कल इस मोहब्बत का अंजाम कुछ और ही निकले। और मेरा अंदेशा किसी हद तक दुरुस्त भी था, मगर वो इस हद तक कमज़र्फ लोग होंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। उन्हीं दिनों उसका भाई कुवैत से आया हुआ था, जिसकी वजह से अब मेरे घर पर बहुत कम आ रही थी, मगर उसकी अम्मी का बुलावा मेरे लिए हमेशा वैसा ही रहता। अक्सर औकात रात के खाने पर उसकी अम्मी मुझे बुला लेती। उसका भाई भी बहुत अच्छा और खुश इखलाक था, काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू करता। अक्सर शाम को मेरे फ्लैट पर आकर मेरे पास बैठ जाता या फिर मुझे अपने घर बुला लेता। वो 3 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था, और 3 महीनों में मेरी उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। नासिर के साथ मेरी उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी, और वैसे भी मैं अब नासिर से मिलना नहीं चाहता था। नासिर ने जो इतना बुरा सलूक मेरे साथ किया था, उसका मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख था। मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाने में 2 मिनट भी नहीं लगाए और मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया था। शबाना का भाई मंसूर बहुत अच्छा था। उसने मुझे बताया कि वो कुवैत में एक बड़ी ऑयल कंपनी में काम करता था। जॉब क्लर्क की थी, मगर अच्छी खासी तनख्वाह थी। ये फ्लैट उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। वो मुस्तकबिल में अपने गांव में घर बनाने का इरादा रखते थे, मगर उसके भाई का ये ख्याल था कि वो अभी कुछ साल कुवैत में मेहनत करेगा, खूब रुपया कमाएगा और अपनी बहन के हाथ भी ले करेगा, और फिर उसके बाद अपनी शादी करेगा और अपनी माँ को ले जाएगा। इसलिए गांव में घर बनाने का इरादा उसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। वो 3 महीने रहा और उसके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उस रोज़ शाम को मैं ज़रा जल्दी दफ्तर से घर वापस आया, और थोड़ी देर फ्लैट में रहने के बाद मैंने सोचा कि चलकर मंसूर से मुलाकात करते हैं। मैं उनके फ्लैट की जानिब चल पड़ा। फ्लैट पर दस्तक देने ही लगा था कि अंदर से आती हुई आवाज़ों ने मेरे कदमों को जैसे रोक लिया। आवाज़ें आ रही थी, लड़का तो अच्छा है, मगर फिर भी मेरी सलाह है कि एक मर्तबा इसके बारे में पता कर लो। ये आवाज़ मंसूर की अम्मी की थी। मंसूर जवाब में बोला, अम्मी आप जानती हैं कि शबाना भी उसे पसंद करती है, और हमने शबाना की मर्जी भी पूछ ली है, इसलिए पता क्या करवाना है। मैं जानता हूं कि वो गांव के ज़मींदार का बेटा है, अच्छे खासे खाते पीते घराने का फ़र्द है, शहर में अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने आया है। ये नौकरी ना हो तब भी वो बहुत अमीर है। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। मेरी भी बहुत इज्जत करता है, एहतराम करता है, और हमेशा माँ की तरह ही मेरी इज्जत करता है। बिन माँ का बच्चा है। बता रहा था कि कुछ अरसा पहले उसकी वालदा फौत हो गई हैं। अम्मी आप जो कुछ सोच रही हैं उसमें कुछ कबाहत नहीं, मंसूर बोला। मेरा दिल है मैं जाने से पहले खुद नदीम से बात कर लूँ। आखिर इसमें हर्ज क्या है अम्मी? हम भी पढ़े लिखे ख़ानदान के लोग हैं और वो भी पढ़ा लिखा है, और आजकल वो पुराने रीत रिवाज नहीं रहे। आखिर हमने शबाना का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना ही है। मगर मंसूर सोच लो, कहीं शबाना और तुम्हारे चाचा बीच में रुकावट न बन जाए। अम्मी शबाना क्यों रुकावट बनेगी? शबाना तो उसे पसंद करती हैं। अम्मी जैसा कि आप जानते हैं कि दानिश हमारे चाचा का बेटा कभी स्पेन में और कभी मराकश में धक्के खाता है। अभी तक उसका कुछ नहीं हो सका। उसका मुस्तकबिल अभी तक रोशन नज़र नहीं आ रहा। फिर उसके बारे में सोचते हैं, अगर वो कहीं सेटल हो जाता तो हम चाचा को शबाना के रिश्ते के लिए कभी इनकार ना करते। शबाना की पसंद अपनी जगह है, मगर ये लड़का मुझे भी माकूल नजर आता है।
मुझे लगता है कि शबाना को खुश रखेगा। और वैसे भी अम्मी देखिए ना, रुपया पैसा ही असल इंसान की हैसियत होती है, और ये अच्छी खासी जायदाद का मालिक है। आप उसे कोई ऐरा गैरा मत समझिए। मैंने एक दो लोगों से उसके बारे में पूछा है, इस शहर में उसका कोई भी नहीं। मुझे इस लड़के के बारे में कहीं से भी कोई बुरी इत्तला नहीं मिली। मंसूर अपनी अम्मी को मेरे बारे में बता रहा था। ठीक है बेटा, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो नदीम से बात कर लो, शबाना की अम्मी की आवाज़ आई। मैं उनके फ्लैट के अंदर जाने के बजाय वहीं खड़े का खड़ा रह गया। मैं शशोपंज में था। फिर मैं वापसी के लिए मुड़ा। ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? खुद ही अंदाजे लगा रहे थे और खुद ही अपनी मर्जियां बता रहे थे। शबाना से मेरा रिश्ता करना चाहते थे। उन्हें मेरी हैसियत का अंदाज़ा हो चुका था कि मैं पैसे वाला हूँ, इसीलिए वो मुझे शबाना के लिए मौजू समझते थे। यानी मेरी शख्सियत से ज़्यादा उन्हें मेरी हैसियत और दौलत और ख़ानदानी पस मंज़र से दिलचस्पी थी, जो उनके मेयार पर पूरा उतर रहा था। एक लम्हे के लिए शबाना का सरापा मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए शबाना को दुल्हन के रूप में देखने की ख्वाहिश उभरी, मगर फिर साथ ही ख़त्म हो गई। क्या ही अच्छा होता कि उसके घर वाले मेरी माली हैसियत देखने के बजाय सिर्फ मुझे देखते, सिर्फ मेरी ज़ात को। कोई बात नहीं, आखिर मैंने भी एक ना एक दिन शादी तो कहीं करनी है। शबाना जैसी अच्छी लड़की ख्याल रखने वाली मिल जाए तो क्या बुरा है। मैं इन्हीं जहनी उलझनों में गिरा हुआ वापस अपने फ्लैट पर आ गया। 2-3 रोज़ इसी तरह खामोशी से गुजर गए। अगले दिन मंसूर ने मुझे साथ लिया और आउटिंग के बहाने हम बाहर निकल खड़े हुए। मंसूर ने मुझसे बात की और कहा कि वो शबाना के लिए परेशान है और उसकी शादी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश में है। मैं उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था, मगर मैं खामोश था। मैं चाहता था कि वो खुद खुलकर बोले, खुद असल मौजू पर आए। वो बोला, नदीम, हमारी रिश्तेदारी में शबाना के लिए काफ़ी रिश्ते मौजूद हैं, मगर मुझे कोई लड़का शबाना के मेयार पर पूरा उतरता नज़र नहीं आता। मैं चाहता हूँ जैसी शबाना अच्छी है, उसी तरह का अच्छा इंसान भी उसे मिले जो उसके काबिल हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम तुमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं। मंसूर ने लगे लपटे बगैर अपना सारा मुद्दा बयान कर दिया था। मंसूर ने बात ख़त्म की तो मैं आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगा और बोला, मंसूर, तुम कितने अरसे से मुझे जानते हो? सिर्फ 3 महीने से। क्या तुम समझते नहीं कि यह फ़ैसला बहुत जल्दबाजी का है? मंसूर हंसकर बोला, अरे बाबा, मैं तुम्हें 3 महीने से जानता हूँ और इन 3 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत अच्छा पाया है। मगर दूसरी तरफ भी देखो ना, मेरी माँ और बहन तुम्हें इससे भी ज़्यादा अरसे से जानती हैं और हर वक्त तुम्हारी तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाती रहती हैं। नदीम, मैं तुम्हें इस बात के लिए ज़ोर नहीं दूंगा, तुम आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने में। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि हमें रुपए पैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है, बस अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो हमारी शबाना के लायक हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी बात पर गौर करना। कुछ दिन बाद मैं वापस चला जाऊँगा, मगर तुम अपनी मर्ज़ी मेरी माँ को बाद में भी बता सकते हो। और क्या आपने शबाना से इस बारे में पूछा है? मैंने गौर से मंसूर को देखते हुए कहा। वो कहने लगा, हमारे ख़ानदान में लड़कियों से पूछने का रवाज नहीं, मगर तुम जानते हो कि शबाना तुम्हारे बारे में ख्यालात अच्छे रखती है। मंसूर ने कहा तो मैं हैरत के समंदर में गर्क हो गया। मैंने खुद अपने गुनहगार कानों से सुना था कि वो अपनी माँ से यही कह रहा था कि शबाना मुझे पसंद करती है और उसी की पसंद को मद्देनज़र रखकर उन्होंने मुझसे शादी के लिए बात करने की ज़रूरत समझी थी और साथ ही साथ मेरी माली और ख़ानदानी हैसियत को भी अच्छी तरह जानते थे। मगर यहाँ पर मंसूर डंडी मार गया था, शायद अपनी बहन की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, ताकि वो कल को मेरी नज़रों में न गिर जाए। मंसूर इस बात को छुपा रहा था कि इसमें उसकी बहन की पूरी मर्जी शामिल थी। मंसूर मुझे सोचों में डूबा हुआ देखकर कहने लगा, तुम खूब सोच लो नदीम, हमें तुम्हारे हर तरह के फैसले पर जवाब पर खुशी होगी। फिर हम काफ़ी देर इधर उधर घूमते रहे। हमने घूम फिर कर काफ़ी बातें की और फिर एक जगह रेस्टोरेंट में बैठकर अच्छा सा खाना खाया। फिर हम वापस आ गए। मंसूर कुछ दिन के बाद वापस कुवैत चला गया। मैं उस दिन के बाद से मुसलसल सोचों में गुम था और एक ही ज़ाविये पर सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रुपए पैसे की कोई परेशानी नहीं थी, ये नौकरी भी मेरे लिए कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी, मगर इस नौकरी की वजह से मेरे लिए काफ़ी आसानियाँ मुयस्सर थीं। मैंने सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे शबाना को कबूल कर लेना चाहिए। वो अच्छी लड़की है और मेरी अच्छी जीवन साथी साबित होगी। फिर उसी शाम मैंने उसकी माँ के सामने अपनी मर्ज़ी का इजहार कर दिया।
शबाना उस वक्त मेरे लिए किचन में चाय बनाने में मसरूफ थी। शबाना की अम्मी ने बड़ी खुशी का इजहार किया और बोली, तुम्हारी मर्जी हाँ में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मगर मैं अपने बेटे मंसूर से बात करूंगी और फिर जो वो राय देगा हम उस पर अमल करेंगे। मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो गया कि उनकी तरफ से मुस्बत जवाब है, क्योंकि ये पेशकश भी उन्हीं की तरफ से आई थी कि मैं उनकी बेटी शबाना से शादी कर लूं। मैं काफ़ी मुतमईन था। इसके बाद शबाना के सामने मैं काफ़ी मुख्तात अंदाज में बात करने लगा। मैं इसी बात पर दिल ही दिल में मुतमईन था कि शबाना मुझे पसंद करती है और मेरी शादी उसी के साथ होने जा रही है। उस दिन के बाद से मैं उनके घर आने जाने में भी एहतियात बरतने लगा, मगर शबाना अक्सर औकात मुझसे मिलने के लिए आ जाती, कुछ बना कर ले आती और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प गुफ्तगू करती रहती। मगर पिछले 2-4 रोज़ से ही मैं ये बात नोट कर रहा था कि वो मेरे घर में बहुत कम आ रही थी और उसकी अम्मी ने भी मुझे अपने घर में बुलाना कम कर दिया था। मुझे हैरत हुई कि पिछले दिनों तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन मुझे अपने घर में ना बुलाएं या मैं खुद उनके घर ना जाऊं। जिस दिन मैं ना जाता वो मुझे बुलाने के लिए आ जाते। इसी तरह शबाना भी देर तक मेरे फ्लैट में बैठी रहती। उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी थी और अच्छी गुफ्तगू किया करती थी। कुछ रोज़ से उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी और मैं इस बात पर काफ़ी हैरान था। शाम के वक्त मैंने इरादा किया कि मुझे उनके घर जाना चाहिए, मगर कुछ सोचकर मैंने खुद को उनके घर जाने से रोका। मैं देखना चाहता था कि वजह क्या है। मैंने शबाना को फ्लैट से बाहर आते जाते देखा था, जिसका मतलब ये था कि खैरियत है, कोई परेशानी की बात नहीं। मगर वो मेरे घर आने से गुरेज क्यों कर रही थी और मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे? अब तो मेरी बात भी तय होने जा रही थी। क्या वजह थी? शादी की पेशकश भी उन्हीं की तरफ से आई थी। उसी के भाई ने मुझे शादी के लिए भी कहा था। उसकी अम्मी ने अभी तक उसके बाद मुझसे दोबारा बुलाकर ना कोई बात की, ना कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया था। मंसूर ने खुद मुझसे बात की थी, जिसका मतलब ये था कि वो अपनी तरफ से राज़ी थे और उसकी अम्मी को भी मैंने अपनी रजामंदी वाज़ेह तौर पर दे दी थी। अब इसके बाद मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। अब उन्हें खुद मुझसे बात करनी चाहिए। जब 4-5 रोज़ गुजर गए और उनकी तरफ से कोई राब्ता ना हुआ तो मैंने एक शाम उनके घर जाने की ठान ली। उनके घर पहुंचा तो उसकी अम्मी बहुत अच्छे तरीके से मिली और शबाना को चाय बनाने के लिए कहा। शबाना का चेहरा पहले की बनिस्बत संजीदा था। जिस तरह वो पहले खुले दिल से मुस्कुराकर मुझे खुश आमदीद कहती और मिलती थी, मुझे उस अंदाज में कुछ तब्दीली सी महसूस हो रही थी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर उलझन में डाले जा रही थी। मैं शदीद उलझन का शिकार था। वो चाय बनाकर ले आई, चाय मेरे सामने रखी और रस्मी अंदाज में हालचाल पूछा। मुझे लग रहा था जैसे उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई हो। मुझे महसूस हो रहा था। अम्मी ने कहा, शबाना, मुझे नदीम से अकेले में कुछ बातें करनी है, तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाओ। शबाना उठकर चली गई। मैं उसे जाता हुआ देख रहा था। उसकी अम्मी मुझसे क्या बात करना चाहती थी, मैं यही सोचकर खामोश हो गया कि चलो अब शादी की बात करेंगी तो मैं इनको अपने वालिद साहब से मिलाने के लिए गाँव ले चलूँगा, जहाँ पर हमारी शादी के मामला तय होंगे। शबाना चली गई तो उसकी अम्मी बोली, नदीम बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मैं बात खुल कर रही हूँ, हमें गलत मत समझना। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती कि अगर तुम हमारे घर के दामाद बनते, मगर बेटा, कुछ रुकावटें हैं इसमें। उनकी बात सुनकर मैं हैरत से उनको देखने लगा। मैं समझा नहीं आंटी, क्या रुकावटें हैं? उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। कहने लगी, मंसूर के चचा ने अपने बेटे के लिए शबाना का रिश्ता बहुत पहले से मांग रखा था, उस वक्त जब ये बहुत छोटी थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बाद उन्होंने कोई ख़ास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। हमने समझा शायद उनकी रजामंदी नहीं, इसलिए हम भी उनकी तरफ से लाताल्लुक हो गए थे कि शायद अब उनकी मर्जी नहीं। मगर जब से हम शबाना का रिश्ता तुमसे करने जा रहे हैं, खुदा खबर इसके चचा को कैसे खबर हो गई। उन्हें मालूम हुआ तो वो दौड़े चले आए और हमें इस रिश्ते से मना करने लगे। अब वो कहते हैं कि वो हर सूरत शबाना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मगर हम इस रिश्ते पर अब नहीं मान रहे थे। मगर फिर उन्होंने हमें रिश्तेदारों से कट जाने की धमकियां दी। मंसूर से भी बात हुई है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। हम खुद बहुत खुश थे और हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस होता कि तुम हमारे घर का फ़र्द बनते। मगर हमारी कुछ मजबूरियां हैं जो आड़े आ गई हैं। अगर हमने ये रिश्ता इसके चाचा को ना दिया तो हम अपने पूरे ख़ानदान से कट जाएंगे। हम मजबूर हो गए हैं बेटा,
हम तुम्हें ये रिश्ता नहीं दे सकते और मजबूर होकर शबाना को इसके चचा के बेटे से ही ब्याना पड़ेगा। उनके अल्फाज थे या क्या, मुझे अपना एकदम दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। वो कह रही थी, चाय पियो बेटा। चाय का आधा कप खाली था और आधा भी भरा हुआ था, मगर अब चाय का एक भी घूंट हलक से नीचे उतारने को दिल नहीं चाह रहा था। बेटा, मैं समझती हूँ कि हमने तुम्हें खुद आस दिलाई और अब खुद ही हम पीछे हट रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात से बहुत दुख पहुँचा है, मगर मेरी मजबूरी है बेटा। मैं अपने रिश्तेदारों को नाराज़ नहीं कर सकती। अगर सिर्फ चाचा का मामला होता तो बात और थी, मगर अब आधे से ज़्यादा ख़ानदान इसके चाचा का हिमायत में है। हम पूरे ख़ानदान से कट जाएंगे। मैं मजबूर हूँ बेटा। उनके चेहरे पर बेबसी थी। मगर आंटी, इस बात का जिक्र मंसूर ने नहीं किया था, और जब मैंने आपके कहने पर अपना जहन बना लिया तो फिर आप। तुम्हारी बात दुरुस्त है बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ, वो मेरी बात काट कर बोली, मगर तुम हमारी मजबूरी को समझो। एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए मैं 10 घरानों को नाराज़ नहीं कर सकती। मगर आंटी प्लीज़ बेटा, अगर तुम कुछ और कहोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ और तुम भी मुझे अपनी माँ समझते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करोगे। बेटा, मैं खुद तुम्हारे लिए और रिश्ता ढूंढूंगी, वो कह रही थी। नहीं आंटी प्लीज़, इस बात को अब रहने दें। मुझे ना रिश्ते की ज़रूरत है और ना ही मुझे शादी करनी है। मुझे आपकी मजबूरी का अंदाज़ा है। आप अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ जोड़िए। इसके साथ ही मैं उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो नदीम बेटा, बैठो तो सही, वो मेरी तरफ देखते हुए प्यार से बोली। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उनके दरवाजे की तरफ बढ़ा। किचन के दरवाजे की ओर से शबाना मुझे देख रही थी। मेरे दिमाग के अंदर जैसे आंधियां सी चल रही थी। मुझे सुहाने ख्वाब दिखाकर अब मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करने जा रहे थे। उसी शाम मुझे दोबारा उनके घर से बुलावा आया। पता चला कि मंसूर का कुवैत से फ़ोन आया था। मैं जाना नहीं चाहता था, मगर उनके इसरार पर मैं चला गया। मंसूर से फ़ोन पर बात की। उसने बहुत माजरत की थी। वो कह रहा था कि हमारे सब ख़ानदान वाले नाराज़ हो रहे हैं, चाचा हमें धमकियां दे रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें अपनी बहन से शादी पर राज़ी किया था। बस यार, तुम हमारी मजबूरी को समझो। तुम मेरे भाइयों जैसे हो, खुदा के लिए नाराज़ मत होना। मैं अगले महीने वापस आ रहा हूँ। जल्दी में शादी करनी पड़ रही है, तमाम ख़ानदान वालों का दबाव है। वो काफ़ी देर तक मुझे तिफल तसलियाँ देता रहा। मैंने हूँ हाँ की, कोई फालतू बात नहीं की, और कहा, मंसूर तुम परेशान मत हो, मेरी किस्मत में शबाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ नाराज़ नहीं हूँ। शबाना भी मेरे सामने चुपचाप बैठी रही, जैसे शर्मिंदा हो। वह हंसती बोलती लड़की बिल्कुल संजीदा सी लगने लगी। उस रोज़ के बाद मैंने उनके घर आना जाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मगर उसकी अम्मी हर दूसरे तीसरे रोज़ शादी के कामों के सिलसिले में मुझे मदद के लिए बुला लेती और मैं बिला चूं चरा उनकी मदद कर देता। कभी सामान खरीदना होता और कभी कोई काम। उन्हीं हंगामों में मंसूर कुवैत से पाकिस्तान आ गया और हम शबाना की शादी के कामों में भाग दौड़ करने लगे। मैं उनका हमसाया था और मुझे एहसास था कि हमसाये के नाते मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बिलाखिर शबाना की शादी का दिन आ गया। बारात एक मकामी मैरिज हॉल में थी। मुख्तसर सी बारात थी, मगर सब अप टू डेट लोग थे, अमीर लोग थे। दूल्हा का बाप यानी इनका चाचा बहुत नक चढ़ा था। उसके किसी अंदाज से ये मुझे साबित नहीं हो रहा था कि उसके चाचा ने इन लोगों को शादी के लिए मजबूर किया था या मंसूर लोगों की मिन्नतें की होंगी। बारात चली गई, शबाना ब्याह कर चली गई। घर में मंसूर और उसकी अम्मी रह गए। मेरा दिल न जाने क्यों उदास था। मैं एक साफ दिल का इंसान हूँ, इसलिए मैंने उनकी मजबूरी समझते हुए हर किस्म की नाराज़गी और गुस्से को दिल से निकाल फेंका था। शाम को मैं अपने फ्लैट पर वापस आ गया। काफ़ी देर बिस्तर पर लेटा सोचों में गुम रहा। दिल घबराने लगा तो सोचा बाहर निकलूं, फिर सोचा मंसूर को साथ ले आऊं, बाहर घूम फिर आते हैं। यह सोचकर मैं अपने फ्लैट से बाहर निकला और मंसूर के फ्लैट की तरफ चल दिया। अगले 1-2 दिन में मंसूर वापस जा रहा था। मैंने सोचा फिर मौका मिले ना मिले, इसी बहाने उससे मुलाकात हो जाएगी। जो ही मंसूर के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा, हंसी की आवाज़ ने जैसे मेरे कदम रोक लिए। मंसूर बोल रहा था, अम्मी शुक्र है दानिश को सही वक्त पर जर्मनी की सेटलमेंट मिल गई और हमने नाइमा के ज़रिए उन्हें शबाना का रिश्ता दोबारा मांगने के लिए बुलवा लिया। चलो अब शबाना जर्मनी चली जाएगी, मुस्तकबिल बन जाएगा उसका। यहाँ क्या करती। शुक्र है नदीम बेचारा सादा लो आदमी है, हमारी मजबूरी को सच समझ बैठा। उसका कहका गूंजा,
हाँ मगर लड़का शरीफ है, उसकी अम्मी बोली। अगर दानिश को इस वक्त ये सेटलमेंट ना मिलती तो मैं शबाना को तो नदीम के साथ ब्याहने लगी थी। पाकिस्तान में तो ये रिश्ता भी ठीक था। मंसूर: जी हाँ अम्मी, मगर हम जो चाहते थे वो हो गया। वैसे मेरे कई काम सवार देता है नदीम, मगर क्या करें अम्मी, हमें अपनी शबाना का मुस्तकबिल तो देखना है। नदीम की अम्मी बोली, हाँ बहुत सादा है बेचारा नदीम। उसकी अम्मी की गर्ज में डूबी हुई आवाज़ आ रही थी। मंसूर और शबाना की अम्मी ये वही औरत थी जिसकी मैंने उस वक्त मदद की थी जब ये मौत के दहाने पर खड़ी थी। ओह मेरे खुदाया, ये दुनिया इतनी मतलबी और खुदगर्ज है, मुझे मालूम नहीं था। इतना हवस, इतना लालच। मैं थके थके कदमों से अपने फ्लैट की तरफ वापस मुड़ गया। दोस्तों ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।